हाय फ्रेंड्स। तो आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे जो अभी रिसेंटली ईसीएल का एग्ज़ाम हुआ है, वो सारे 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और जो भी आपको डाउट है, जैसे ऑब्जेक्शन का कल लास्ट डेट है, तो आप इसमें फटाफट मुझे बताइएगा कि कौन सा न्यूमेरिकल हो, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, आप उसका जो भी डाउट है आप कमेंट में लिखिएगा, मैं उसका आपको रेफरेंस बता दूंगा। इतना मेहनत तो आपको करना पड़ेगा। और सारे वीडियोस जितने भी मेरे टेलीग्राम के लिंक हैं, बाकी वीडियोस हैं, उनके सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो हम चलिए जानते हैं। और एक चीज़ महत्वपूर्ण जानकारी, सूचना बोल सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसको शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और जैसे कि मेरा चैनल रोज़गार है, इसमें आपका स्वागत है। तो हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। The resistance of low tension detonator with a 45-meter long short firing cable is about। इस ये जो 45 मीटर का लॉन्ग शॉर्ट फायरिंग केबल होता है, इसका स्टैंडर्ड है जो रेजिस्टेंस लेता है 7 ओहम। जो भी अंडरग्राउंड में काम करते हैं, जो जिनको भी अंडरग्राउंड का एक्सपीरियंस होगा, उस पर ये साफ साफ लिखा होता है 7 ओहम। तो ये स्टैंडर्ड ही है, इसका कोई न्यूमेरिकल नहीं है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, number of person shall work or travel or any ledge or footpath from where he is likely to fall more than 1.8 मीटर। ये तो सीधा सीधा CMR का डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो जिसका आंसर है 1.5 से कम नहीं होना चाहिए उसका विड्थ। जहाँ भी आपको खतरा हो 1.8 मीटर से ज़्यादा के हाइट से गिरने का खतरा हो, तो वहाँ पे 1.5 मीटर से कम का जगह नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एनवायरमेंट मैनेजमेंट पॉलिसी फॉर रिक्लेमेशन इज। जो देखिए आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट है उसको आप कमेंट में लिखिए, मैं उसका रेफरेंस आपको दूंगा, आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो इसका आंसर ये है, मॉनिटरिंग एंड इवॉल्यूएशन ऑफ एनवायरमेंट रेस्टोरेशन रिजल्ट। ये वाला सही आंसर है। तो इसमें आप जो जिसको भी अगर गलत दिया होगा तो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग इलेक्ट्रिक शॉर्ट फायरिंग केबल लीड्स फ्रॉम डेटोनेटर आर कनेक्टेड टू शॉर्ट फायरिंग केबल, द लेंथ कितना होना चाहिए शॉर्ट फायरिंग केबल का? वैसे 50 मीटर था, लेकिन 50 मीटर का ऑप्शन दिया नहीं था इसमें, तो 30 मीटर ऑप्शन दिया ही नहीं है। ठीक है। और थोड़ा हाई लेवल का, कोई हाई लेवल नहीं बोल सकते हैं, बेसिक ही एकदम पूछा था क्वेश्चन बस, बाकी सब्सिडरी से अलग पेपर था। डंपर ऑपरेटिंग बिटवीन सनसेट एंड सनराइज शैल बी फिटेड विथ अ रियर फ्लड लाइट ऑफ सफिशिएंट इल्यूमिनेशन कैपेसिटी। तो 10 मीटर का फ्लड लाइट उसका उससे कम नहीं होना चाहिए, कम से कम 10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, who will ensure that clay sand or other suitable stemming material is available in sufficient quantities। किसका जिम्मेदारी होता है मटेरियल को सफिशिएंट देखने का, क्ले सैंड और जो भी स्टेमिंग मटेरियल्स हैं? शॉर्ट फायरर का जिम्मेदारी होता है, क्योंकि वही ब्लास्टिंग करता है ना, तो उसको सुपरवाइज वही करता है ब्लास्टिंग के टाइम पर, इसीलिए शॉर्ट फायरर ही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, what should be the maximum gradient of all the roads for truck, dumper और other mobile machineries? जितने भी मोबाइल मशीनरीज टायर माउंटेड है उनके लिए मैक्सिमम ग्रेडियंट कितना होना चाहिए? तो देखिए, मैक्सिमम ग्रेडियंट जो टायर माउंटेड के लिए होता है वो 1/16 होता है, लेकिन यहाँ 1/14 दिया हुआ था। बहुत लोग 1/10 किया, तो 1/10 तो क्राउलर के लिए होता है, तो उससे ज़्यादा सिर्फ 1/14 ही है, तो 1/14 ही लेंगे। In safety management plan, removing a hazard or hazardous work practice from a mine is known as। removing hazardous किसके अंदर में आता है? वो आता है एल्यूमिनेशन के अंदर। और जो बाकी के 4 पार्ट दिए हुए थे तो उनके बारे में भी बताता हूँ।
जैसे कि फर्स्ट कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग के केस में आता है अगर आप किसी हजारडस को आप कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे कि जो डस्ट उड़ता है तो हम उसको कंट्रोल करते हैं, तो वो कंट्रोल में आएगा। एलिमिनेशन, एलिमिनेशन में अभी आप देख ही लिए, एलिमिनेशन मतलब कंप्लीटली एलिमिनेट कर देना। जैसे आजकल सरफेस माइनर आ गया है, सरफेस माइनर ब्लास्टिंग और ड्रिलिंग को डायरेक्ट एलिमिनेट कर दिया है, जिससे कि ब्लास्टिंग से होने वाला खतरा खत्म। तीसरा है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब जो भी आपको हजार्डस मटेरियल दिख रहा है उसको हटाकर उसके बदले किसी और चीज़ को वहाँ पे डिप्लॉय करना। जैसे कोई अनसेफ मशीन है जिसके अंदर सेफ्टी फीचर्स नहीं, डिप्लॉय करना। आइसोलेशन, आइसोलेशन यानी किसी पार्ट को एकदम बंद कर, जहाँ कभी कभी ड्रम फॉल होता है तो उस एरिया को आइसोलेट कर देना, उसको बंद करके दूसरे जगह चालू कर देना, तो वो होता है आइसोलेशन। तो ये सब पार्ट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रेथ ऑफ एवरी रोड और फुटपाथ इन अंडरग्राउंड कोल माइंस along which loads are carried by human agency shall not be less than। तो इसका आंसर है 1 मीटर। कहीं भी इंसान काम कर रहा है, कोई भी ह्यूमन बींग, तो वहाँ पे 1 मीटर से कम जगह नहीं होना चाहिए, जहाँ से भी वो एक काम कर रहा है, जहाँ भी। नेक्स्ट, हैंड पैकिंग इज प्रैक्टिस एज वन ऑफ द स्टोइंग ऑपरेशन इन अंडरग्राउंड कोल माइंस व्हेन। हैंड पिकिंग कब करते हैं? ये जो सारी कंडीशंस दी हुई, जैसे कि सिम का ग्रेडियंट 15 डिग्री, 5 डिग्री, 25 डिग्री, 10 डिग्री, तो हैंड पिकिंग कब करते हैं? हैंड पिकिंग एग्जैक्टली देख लीजिए, मतलब हाथ से डालना है तो ज़्यादा ग्रेडियंट होगा तो वज़न तो हो जाएगा, लेकिन ये 25 डिग्री से जो ऊपर की स्माइल्स होती है उसी में ये काम करता है, क्योंकि टब से मटेरियल नीचे ले जाया जाता है, उसके बाद उसको मैन पावर द्वारा अंदर फेंका जाता है। नेक्स्ट, द स्लोप ऑफ स्पॉइल बैंक शैल नॉट एक्सीड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल इन दी ओपन कास्ट माइंस। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन CMR से है, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आई होगी, तो इसका आंसर है ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ये काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा है इसका आंसर। तो देखिए, इफ़ अ स्टोइंग मटेरियल ऑफ डेंसिटी 1.6 और कितना दिया है 1 is to be used in coal mines having density of coal as 1.3 ton per cubic meter, calculate the amount of stowing material that will be needed for production of 100 ton of coal. Consider the value of K factor for pneumatic stowing in coal mines as 0.8। तो इसका जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग लेवल का पूछ लिया इसीलिए। देखिए इसमें क्या बोला गया है, आपको 100 टन कोयला निकालना है। 100 टन कोयला निकालने के लिए आपको कितना अमाउंट स्टोइंग मटेरियल लगेगा, कितना स्टोइंग मटेरियल आपको लगेगा। लेकिन यहाँ पे एक मेरे को डाउट ये आया है कि जो स्टोइंग मटेरियल है वो आपको उसका यूनिट नहीं दिया है, तो वो क्यूबिक मीटर में भी हो सकता है या टन में भी हो सकता है। तो जो इसका आंसर है, हम इसका आंसर लिख कर देखेंगे। तो जैसे कि 100 टन कोयला निकालने के लिए और उसका डेंसिटी दिया हुआ है, तो अब उसको देखते हैं। तो यहाँ यहाँ अमाउंट ऑफ, जैसे कि आप देख रहे हैं, अमाउंट ऑफ स्टोइंग मटेरियल जो कि होता है 100 डिवाइड बाय 1.3। 1.3 क्यों? क्योंकि इसका डेंसिटी दिया हुआ है कोयले का, तो 100 डिवाइड बाय 1.3 करेंगे तो आपको क्यूबिक मीटर आ जाएगा कि जिस एरिया से कोयला निकल रहा है वहाँ वहाँ वॉल्यूम कितना है, तो 76.92 आ गया।
और जब 76.92 उसको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे जो न्यूमेरिक फैक्टर दिया हुआ है 0.8 से, तो वो आ जाएगा 61.53 क्यूबिक मीटर में आएगा ये। तो इतना मटेरियल वहाँ लगेगा सैंड स्टोइंग के लिए। तो इससे रिलेटेड आंसर 65 क्यूबिक मीटर होना चाहिए, क्योंकि 61 ऑप्शन में नहीं है, 62 भी नहीं है, 65 से नियरेस्ट है। अगर टन में बोलता है तो आपका जो 92 वाला है वो आ जाएगा, सिर्फ डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द वर्किंग हैविंग एन इंक्लिनेशन ऑफ more than from the horizontal, adequate precaution shall be taken to prevent danger to person from falling off timber। कितने डिग्री से ऊपर में, कितने डिग्री ऊपर हॉरिजॉन्टल से इंसान प्रिकॉशन लेना पड़ता है कि वो कहीं गिर न जाए और कोई टिम्बर फॉल ना हो जाए। इसका आंसर है 30 डिग्री। तो ये भी डायरेक्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द हजार्ड एंड इम्पैक्ट इन्वॉल्व व्हाइल लोडिंग मटेरियल टू डंपर यूजिंग एन एक्सकेवेटर। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो भी लोग माइंस में काम करते वो इस क्वेश्चन को समझ ले। जब कभी टिप्पर फंस जाता है डंपिंग में, तो उसको अनलोड करने के लिए एक्सकेवेटर को लाना पड़ता है डंपिंग तक, और उसमें जो भी मटेरियल फंसा रहता है वो एक्सकेवेटर द्वारा खाली किया जाता है। तो सोचिए उसमें क्या होगा जब एक्सकेवेटर से वो खाली कर रहा है, तो उसमें क्या क्या संभावना हो सकती है। एक्सपोजर टू शार्प एज, एक्सपोजर तो कुछ है ही नहीं, स्लिपिंग है ही नहीं, तो एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है हीटिंग टू डंपर बॉडी। जब उसको खाली करते समय डंपर बॉडी को जोर से झटका मार सकता है, जिसके वजह से कैबिन डैमेज हो सकता है। तो इसका आंसर है, ये आपके सामने रहा इसका आंसर, हीटिंग द बॉडी एंड कैबिन डैमेज। उसका बॉडी को हीट कर सकता है और कैबिन को डैमेज कर सकता है। तो ये होप ये सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अनसेफ एक्ट ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन माइन। जो भी एम्प्लॉयड होते हैं माइंस के अंदर, तो इन सारे में से ऐसा कौन सी एक्टिविटी है जो अनसेफ एक्ट में नहीं आती। इसका भी आंसर सिंपल ही है, जो भी माइंस में काम करते हैं। अब इसमें से देखिए, टीजिंग एंड डिस्ट्रैक्टिंग। टीजिंग और डिस्ट्रैक्टिंग मतलब मज़ा चखाना और एक दूसरे का ध्यान भटकाना। दूसरा, प्रोटेक्टिव डिवाइस नॉट बीइंग इन ऑपरेशन। थर्ड, ट्रैवलिंग अलोंग हॉलेज रोडवे। चौथा, ऑपरेटिंग एट अनसेफ स्पीड। इसमें से कौन सा है जो अनसेफ एक्ट, इसमें से कौन सा है जो अनसेफ एक्ट में नहीं आता है। सिंपल सिंपल ही है, टीजिंग और डिस्ट्रैक्टिंग आएगा ही आएगा, ट्रैवलिंग हॉलेज रोड में चलेंगे तो आएगा ही आएगा, ऑपरेटिंग अनसेफ स्पीड आएगा ही आएगा। इसका आंसर है आपके सामने, अब ये रहा, प्रोटेक्टिव डिवाइस नॉट बीइंग इन ऑपरेशन। ये अनसेफ एक्ट में नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सेफ्टी इन माइंस हैव बीन हेल्ड एज ऑन 2022 इन इंडिया। अभी तक कितने नेशनल कॉन्फ्रेंस हो चुके हैं सेफ्टी के ऊपर। नेक्स्ट, नो वर्किंग शैल बी मेड विद इन अ रोड और बिल्डिंग डैश मीटर फ्रॉम एनी रेलवे। इसका तो आंसर, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है,
तो इस पर हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसका आंसर है 45 मीटर। जितने भी रोड रेलवे से 45 मीटर तक, और नदी नदी नाले से 15 मीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द माइन क्लोजर प्लान फॉर कोल माइंस along with the details of update cost estimate for various mine closure activities shall be submitted to मिनिस्ट्री ऑफ कोल। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस इसका आंसर नहीं आएगा। काफ़ी लोग पूछ रहे थे इसका आंसर क्या, और अरे यार, तो इसका आंसर मिनिस्ट्री ऑफ कोल ही है। नेक्स्ट, which one of the following is used for assessing the progress of reclamation in the open cast coal mines? कौन सी किसे हम यूज करते हैं रिक्लेमेशन के टाइम पर, जिससे कि टाइम से हमको पता चलते जाए कि हम जब रिक्लेमेशन कर रहे हैं तो वही माइंस की क्वालिटी, जो सॉइल की क्वालिटी है, वो ओरिजिनल ग्राउंड के जैसी हो, जिसके लिए हम इसका आंसर होगा माइन सॉइल क्वालिटी इंडेक्स। इससे हमें पता चलता है कि हमारा जो सॉइल है वो ओरिजिनल ग्राउंड लेवल के जैसा ही सॉइल का क्वालिटी होना चाहिए, इसीलिए इसे समय समय पे चेक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लोसिव ग्रुप इज अप्रूव्ड फॉर स्पेशल पर्पज सच एज डिले फायरिंग एंड फायरिंग इन रिपिंग? P3, P4, P5, P1। देखिए, जो ये क्वेश्चन है इसी में हिंट दे दिया है, जो स्पेशल पर्पस बोला है सच एज डिले फायरिंग और रिपिंग, जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सप्लोसिव है, और वो है P4 एक्सप्लोसिव। ये आपको साफ साफ लिखा है, आप RD सिंह का बुक निकालिए, उसमें आपको इसका एकदम आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश प्रोवाइड अगेंस्ट रिवर एंड जोर टू गार्ड अगेंस्ट इनंडेशन शुड बी डिजाइन प्रॉपरली कीपिंग इन व्यू इंजीनियरिंग पैरामीटर। तो क्या होता है, अच्छे से देखिए इसका। रिवर और जो भी फ्लड आता है माइंस के अंदर, इनंडेशन से बचाने के लिए हम क्या बनाते हैं माइंस के अंदर? तो इसका सीधा सीधा आंसर है एम्बैंकमेंट। सिर्फ यही एक है जो हम लोग नाले के, हमारे वाटर माइन का गार्लैंड जो होता है उसको सपोर्ट देने के लिए बनाते हैं। नेक्स्ट, द कॉगिंग मेंबर शाल नॉट बी लेस देन डैश मीटर इन लेंथ वाइल सेटिंग द सपोर्ट एज पर सीमा। ये भी एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो इसका ज़्यादा वक्त न बर्बाद करते हुए सीधा आंसर बताते हैं इसका। तो इसका आंसर आपके सामने है 1.2 मीटर। एक जो कॉग सपोर्ट का स्लीपर का साइज होता है उसका लेंथ है 1.2 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, while using non-incentive delay detonator in blasting of solid application, the maximum delay between first and last shot in degree 1 and 2 gaseous not exceeding, तो कितने मिली सेकेंड से एक्सीड नहीं होना चाहिए। ये भी सीधा डायरेक्ट आंसर है इसका। फर्स्ट और सेकेंड में 100 है, और फर्स्ट और लास्ट में 150 है। तो इसका आंसर, अरे वो तो मेरे मुंह से निकल गया, तो 150 मिली सेकेंड इसका आंसर है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, dash was the first to represent graphically relationship between quantitative composition and inflammability of mixtures of methane and air। तो किसने बनाया? ये तो माइनिंग का बच्चा जानता है कि इसे जो है नाम भले ही ना पता हो, लेकिन अगर मीथेन इन्फ्लेमेबिलिटी दिख गया और नीचे कोवर्ट दिख गया, मतलब सीधा सीधा कोवर्ट डायग्राम याद हो जाएगा।
कोवर्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, where an excavation which has been formed as a result of any mining operation extend within a distance of dash meter from public road or any building, substantial fencing shall be erected and maintained around the excavation। एक्सकेवेशन ये भी तो सीधा सीधा डायरेक्ट आंसर इसका CMR से ही ये भी क्वेश्चन है, तो इसको भी ज़्यादा हम डिस्टेंस नहीं करेंगे। आंसर है 15 मीटर। किसी भी अगर तुम्हारा माइन के एक्टिविटीज़ में के 15 मीटर, किसी भी बिल्डिंग के 15 मीटर में आता है, 15 मीटर में आपको फेंसिंग बांधना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ सरफेस माइनिंग ऑन एनवायरनमेंट, इसमें से कौन सी एक्टिविटी जो है वो सरफेस नेगेटिव इम्पैक्ट निर्माण करती है? मोर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल एरियाज, ये नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकती है। ग्रोथ ऑफ नेटिव फ्लोरा फौना, यही। मेंटेनेंस ऑफ लैंड मॉर्फोलॉजी, नहीं। रिलीज ऑफ गैसियस लिक्विड एंड सॉलिड पोल्यूटेंट, तो इसका आंसर सीधा सीधा आपके सामने ही है, रिलीज ऑफ गैसियस लिक्विड एंड सॉलिड पोल्यूटेंट एंड नॉइज पोल्यूशन, ये आखिरी का ऑप्शंस जो है। तो इसका आंसर देखिए, तो सीधा सीधा ये आंसर है इसका, रिलीज ऑफ, क्योंकि माइनिंग करने से आपको गैसेस निर्माण होगी, लिक्विड निकलेगा, जो भी कंटेमिनेंट्स रहते हैं माइंस के अंदर, इफ्लुएंट ट्रीटमेंट वाटर, और सॉलिड पोल्यूटेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेफर टू एवरेज कंसंट्रेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल टू विच अ वर्कर इज एक्सपोज ओवर द कोर्स ऑफ वर्क ऑफ वीक। ये भी सीधा सीधा CMR में दिया हुआ है डस्ट वाले चैप्टर में, तो बस इसको थोड़ा सा ऐसा घुमा दिया, मतलब अब हम लोग सोच नहीं सकते थे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया है, उसी में से CMR से ही पूछा है। तो इसका आंसर भी देखिए, टाइम वेटेड एवरेज, जो 8 घंटे का टाइम होता है उसके अंदर कितना रिलीज हो रहा है कोई भी डस्ट, उसके अनुसार उस पर ट्रीटमेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रिलिंग पैटर्न इज यूज्ड फॉर लैमिनेटेड स्ट्राटा विच मोस्टली कवर्स द फेस इन द ब्लास्टिंग ऑपरेशन कैरिड आउट इन अंडरग्राउंड कोल माइंस। तो इसका आंसर है फैन कट। अगर वेज कट होता तो भी आ जाता है आंसर, दोनों ऑप्शन नहीं देगा, ठीक है, फैन कट या वेज कट, तो इसका आंसर फैन कट है। नेक्स्ट, नो वर्किंग शैल बी मेड इन ओपन कास्ट माइंस विद इन अ डिस्टेंस ऑफ, ये भी सीधा सीधा क्वेश्चन दे दिया है। तो बाउंड्री से हम कितने मीटर तक काम नहीं करते हैं माइंस के अंदर, जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है वो होता है माइन बाउंड्री से, कुछ स्पेसिफिक डिस्टेंस दिया हुआ है CMR में, तो इसका आंसर है 7.5 मीटर। 7.5 मीटर जो होता है माइंस के अंदर बाउंड्री से, वहाँ तक हम काम नहीं करते, उसके अंदर ही हमें हमको काम निपटाना पड़ता है अपना। ये लास्ट क्वेश्चन लेंगे, बहुत थक भी गया हूँ रात में, कल सुबह जाके ड्यूटी जाना है। तो इन एवरी गैसीय सीम ऑफ सेकेंड और थर्ड डिग्री ओनली डैश शैल बी यूज्ड बिलो ग्राउंड। तो रिमोट कंट्रोल डिवाइस या फ्लेम प्रूफ इलेक्ट्रिकल एपरेटस, ब्रीदिंग एपरेटस और या फ्लेम सेफ्टी लैम्प। तो इसमें से सेकंड और थर्ड डिग्री में जो है वो यूज़ होता है फ्लेम प्रूफ इलेक्ट्रिकल एपरेटस एंड इक्विपमेंट। ठीक है दोस्तों, अब ये 30 क्वेश्चन हो चुके हैं, इसमें किसी में भी डाउट हो तो आप कमेंट करिए, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा।